नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा प्रेरक किस्सा गोई में एक नई कहानी के साथ आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है देहरी। 6 वर्षीय बेटी मधु स्कूल से आई तो सौम्या ने उसे खाना खिलाकर सुला दिया और खुद भी वहीं लेट गई। नींद नहीं आ रही थी। वह बरबस ही सोचने लगी कि बचपन में एक साथ पले बढ़े भाई बहन नौकरी और शादी के चलते अब अलग अलग शहरों में बस गए हैं। बड़ी बहन भावना, जिसे प्यार से वह भानु दी कहती है, देहरादून में है। एक बड़े भाई पवन दिल्ली में प्राइवेट फर्म में काम करते हैं और सबसे बड़े प्रकाश भैया यहीं मेरठ में हैं। उनसे अक्सर ही मुलाकात हो जाती है। अम्मा बाबूजी के जाने के बाद सब एक साथ कभी रह ही नहीं पाए। बस फ़ोन ही एक माध्यम है जो सबको जोड़े हुए है। भाभी का फ़ोन आया था कि आज वो लोग घर आ रही हैं। उसने घड़ी पर नज़र डाली। 4 बज रहे थे। वह जल्दी ही उठ गई। गैस पर आलू उबालने को रख अपने लिए चाय बनाई और मधु के लिए दूध गर्म करने लगी। थोड़ी ही देर में मधु को उठाकर उसके बाल संवारे और जल्दी होमवर्क करने को कह रसोई में आ गई। शाम को 6 बजे भैया भाभी आए। उसी समय महेश भी ऑफिस से लौटे थे। उसने सबके लिए चाय नाश्ते का प्रबंध किया। चाय पीकर भैया ने कहा, अरे छोटी, यहाँ बैठो, तुम लोगों से एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ भैया बताइए, कहकर सौम्या उनके पास ही बैठ गई। भैया ने कहा, सुन छोटी, पिताजी का मकान काफ़ी अरसे से ऐसे ही पड़ा है। बाहर कमरे में जो किराएदार थे वह अभी खाली कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम सबके पास तो अपने मकान हैं ही, तो क्यों ना अब वहाँ जाकर कौन रहेगा। हमने तय किया है कि इस बार दिवाली वहीं मना लेंगे। हम 8-10 दिन पहले चले जाएंगे। वहाँ सफाई भी हो जाएगी और अंदर कमरों में जो सामान भरा है वह भी देख लेंगे। भावना भी आएगी। अगर तुम लोग भी हफ्ता 10 दिन के लिए वहाँ आ जाओ तो सब साथ रह भी लेंगे और दिवाली भी साथ मना लेंगे। साथ ही सबके सामने मकान का भी तय हो जाएगा। सौम्या ने महेश की ओर देखा। महेश ने ठीक है कहकर अपनी स्वीकृति दे दी। थोड़ी देर बैठकर भैया चले गए, पर बाबूजी का मकान बेचने की बात सुन सौम्या का मन भारी हो गया। महेश ने दिवाली से पहले 1 सप्ताह की छुट्टी ले ली। ट्रेन में बैठी तो सौम्या को एहसास हुआ कि पहले ऐसे ही तो घर जाया करती थी। अब अम्मा के जाने के 4 साल बाद जा रही थी। वैसा ही उतावलापन था। लगा जैसे अम्मा इंतज़ार करती मिलेंगी और वह जाकर अम्मा के गले लग जाएगी। आँखों में नमी सी तैर गई। वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। यूं ही सोचते सोचते रात गुजर गई। सुबह भैया स्टेशन पर ही मिल गए। घर पहुंचते ही एक सुखद अनुभूति हुई। कितने चाव से बनवाया होगा बाबूजी ने यह मकान। बाहर बोर्ड पर रमा निवास लिखवाया था। उन चारों का जन्म यहीं हुआ, यहीं पले बढ़े। सबकी शादी भी यहीं से हुई। फिर सब अपने अपने रास्ते पर निकल गए। जब तक अम्मा बाबूजी थे तब तक यह घर था। सब बराबर आते रहते थे। अब सिर्फ मकान भर रह गया है। देहरी पर पांव रखते ही हवा में जैसे अम्मा का स्पर्श उसे छू गया। बाहर के कमरे खाली थे। वहीं भैया ने सबके रहने का इंतज़ाम कर दिया था। वह रसोई में गई, फिर पूजा के कमरे में गई। उसे लगा जैसे अम्मा बस अभी यहीं थीं। बरामदे में रखी आराम कुर्सी को छूते ही जैसे
सिर पर बाबूजी के हाथ का स्पर्श महसूस कर भावुक हो उठी। दोपहर तक भावना और पवन भी सपरिवार आ गए। सूना सा घर एकाएक हंसी ठहाकों और बच्चों की धमा चौकड़ी से गुलजार हो गया। रात में सब देर तक बातें करते रहे। सुबह भैया ने मजदूर बुला लिए थे। अंदर के 3 कमरे खोले गए। कमरे क्या खुले, जैसे किसी ने यादों का पिटारा खोल दिया हो। बड़े भैया ने अपना कमरा खोला तो भाव विह्वल हो उठे। सब कुछ वैसा ही था जैसा छोड़ कर गए थे, बस धूल की परतों से ढक गया था। अलमारी में कुछ पुराने कपड़े देख उनके बेटे ने पूछा, अरे आप इसे कैसे पहनते थे पापा? भानु दी ने उसे बताया कि तब तुम्हारे पापा इतने ही दुबले पतले हुआ करते थे। यह सुन भैया के साथ सभी की हंसी फूट पड़ी। नीचे के हिस्से में रखे सामान में कुछ किताबें, प्रोजेक्ट फाइल देख भैया की आंखों में चमक सी आ गई। तभी दुपट्टे में बंधा गत्ते का एक बॉक्स निकालकर भैया खुशी से चीख पड़े, ओ पवन, देख तेरा बायोस्कोप। वाह, ये यहाँ रखा है, मैंने तो सोचा कब का फेंक दिया गया होगा। पवन ने खुशी से चहकते हुए बायोस्कोप उठा लिया और हिला डुलाकर देखने लगा। बच्चे उत्सुकता से उसे घेर कर खड़े थे। सहसा भावना हंसते हुए बोली, याद है सौम्या, भैया इसे दिखाने के हमसे 50 पैसे लिया करते थे। हाँ, फिर बाबूजी से डांट भी हम ही खाते थे। भैया ने भानु दी की तरफ देखकर कहा। कमरे का हर सामान बचपन की पुरानी यादों को जीवित कर रहा था। पतंगे, माझा, टेबल टेनिस की बॉल, शटलकॉक और जाने क्या क्या। पवन बायोस्कोप को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, जो ना हुआ। पर ऊपर से उतारे गए सामान में क्रिकेट किट देख बच्चे ही नहीं, बड़े भी उत्साहित हो गए थे। भैया ने बताया कि 12वीं में फर्स्ट आने पर बाबूजी ने खरीद कर दिया था। दोपहर तक सब धूल धूसरित हो चुके थे। खाना तैयार हुआ तो सब नहा धोकर खाने बैठे। इतने सालों बाद एक साथ खाने का मज़ा ही कुछ और था। दोपहर बाद दूसरे कमरे की सफाई हुई, जहाँ भावना और सौम्या की पुरानी यादें सिमटी हुई थीं। भावना का हारमोनियम मेज पर ढका रखा था। उसी में माँ के गानों की पुरानी डायरी मिली, जिसे भावना ने सहेज कर रख लिया। अलमारियों से पुराने कपड़ों के साथ पुरानी चूड़ियाँ, सहेलियों के दिए उपहार, हाथ से बने ग्रीटिंग कार्ड्स निकाले गए, जो आज अपने अतीत की कहानी सुना रहे थे। सौम्या सबसे छोटी थी और इस घर में अम्मा के साथ सबसे ज़्यादा रही थी, इसलिए उसकी यादें सबसे ज़्यादा थीं। बाबूजी के जाने के 2 वर्ष बाद पवन भैया का विवाह हुआ था। तब वह अम्मा के साथ अकेली ही रही थी। उसकी शादी के बाद भैया अम्मा को अपने साथ ले गए। घर और उससे जुड़ी यादें पीछे ही छूट गए। अपने अंतिम दिनों में बीमार अम्मा ने यहाँ आने की इच्छा जाहिर की, जैसे वह समझ गई थी कि अब देहरी छूटने वाली है। भैया ले आए थे उन्हें यहाँ, बस महीने भर ही तो रह पाई थी। सब याद कर सौम्या विह्वल हो उठी। क्या हुआ सौम्या? भावना का स्पर्श पाकर सौम्या ने खुद को संभाला। कुछ नहीं, अम्मा के बारे में सोच रही थी। भानु दी, मेरा तो कुछ भी हटाने को जी नहीं कर रहा। मेरा भी। अम्मा ने कैसे सहेज कर रखा सब कुछ। चलो, भैया बुला रहे हैं। छोटी भाभी बुलाने आई तो दोनों बाहर कमरे में आ गईं। शाम को चाय के बाद बच्चे बाहर क्रिकेट खेलने लगे। धीरे धीरे भैया, जीजा जी,
पवन और महेश भी उसमें शामिल हो गए। ऐसा लगा जैसे बचपन लौट आया हो। रात को जीजाजी हारमोनियम उठा लाए। भावना ने बाबूजी का पसंदीदा भजन चदरिया झीनी रे झीनी गाया तो पुरानी स्मृतियाँ फिर ताज़ा हो गईं। अगले दिन बाबूजी के कमरे की सफाई होनी थी। भैया ने टूटा फर्नीचर और कबाड़ बाहर रखवा दिया। कमरे में सामने की दीवार से सटी मेज पर बाबूजी की घड़ी और चश्मा, उसी के ऊपर लगी उनकी फ़ोटो और वहीं खूंटी पर टंगा बाबूजी का कोट, जो माँ ने अपने जीते जी किसी को हटाने नहीं दिया। शायद बाबूजी के होने का एहसास कराता था। पास ही संदूक में रखी अम्मा की साड़ियाँ, उसमें से एक पीली साड़ी जो भैया ने अपनी पहली कमाई से खरीद कर अम्मा को दी थी, उसे हाथ में लेकर भैया रूंधे गले से बोले, सुनो, यह साड़ियाँ जो तुम्हें ठीक लगें आपस में बांट लो, बाकी बाहर दे देंगे। ऊपर दुछत्ती से उतरे सामान में एक अटैची, जिसे खोलते ही पवन ठट्ठा कर हंस पड़ा। अरे, ये सब भी अम्मा ने संभाल कर रखा था। एक छोटी पैंट दिखाकर बोला, यह भैया की थी, जो बाद में मैंने पहनी बहुत दिन तक। और यह सौम्या की फ्रॉक, यह देखो भानु दी का लहंगा चुन्नी, इसे पहनकर सारा दिन डांस किया करती थी। पवन ने थोड़े नाटकीय अंदाज में कहा तो सभी हंस पड़े। और यह नेहरू जैकेट किसकी है? मेरी है, बड़े भैया ने जैकेट हाथ में लेकर कहा। 8th स्टैंडर्ड में बाल दिवस में नेहरू जी बनकर जाना था, तब लाए थे बाबूजी। तभी मजदूर गत्ते का एक और बॉक्स ले आया, जिसमें पुरानी फ़ोटो और एल्बम पड़े थे। उसे साफ कर बाहर कमरे में रख लिया गया। माँ जी ने तो आप लोगों का बचपन भी सहेज कर रखा है यहाँ, बड़ी भाभी भावुकता से बोली। और हम, कुछ कहते कहते भैया चुप हो गए। अतीत की स्मृतियों के बीच एक और दिन ढल रहा था। शाम को पुराने एल्बम में फ़ोटो देख बचपन के न जाने कितने किस्से याद आ गए। आंगन का सारा सामान समेट दिया गया। घर की सफाई धुलाई के बाद सब कुछ पहले जैसा व्यवस्थित कर दिया गया। दिवाली की तैयारी शुरू हुई। घर की सजावट के बाद भावना और सौम्या ने घर की देहरी पर सुंदर सी रंगोली बनाई। विधि विधान से दिवाली की पूजा की गई। दिए जलाए गए। शाम होते होते रमा निवास फिर से रोशनी से जगमगा उठा। 5 दिन का त्योहार हंसी खुशी बीत गया। अब सबको वापस लौटना था। इन 6-7 दिनों में कई लोग मकान देखने आए, पर कोई भी तय की गई कीमत पर देने को तैयार नहीं था। कोई आधी कीमत लगा रहा था तो कोई उससे भी कम। भाई दूज के दिन बाबूजी के कमरे में भैया को अकेला बैठा देख पवन ने पूछा, मकान के बारे में सोच रहे हैं भैया? हाँ, सोच रहा हूँ। इस घर से हमारी कितनी यादें जुड़ी हैं। बाबूजी, अम्मा के होने का एहसास है यहाँ। ये घर हमारे बचपन के कितने किस्से कहानियाँ समेटे हुए हैं। क्या हम इसे आसानी से बेच सकते हैं? नहीं भैया, इन 7-8 दिनों में हमने अतीत के कितने ही पल एक साथ जी लिए हैं। यह घर तो अम्मा बाबूजी की धरोहर है। हम इसे कैसे बेच सकते हैं? पवन गंभीर होकर बोला। तो क्यों ना कुछ साल और हम दोनों मिलकर इसकी देखभाल करें? भैया ने कहा। दोनों नहीं, हम चारों देखभाल करेंगे। भावना और सौम्या उन्हें ढूंढते हुए कमरे में आ गई थी। हाँ भैया,
हमारा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा। कहते हुए दोनों भी वहीं बैठ गईं। ठीक है, फिर तय हुआ कि मकान नहीं बेचेंगे, पर मेरी एक बात सबको माननी पड़ेगी। वह क्या? सौम्या ने खुश होकर पूछा। वो ये कि हर साल 1 या 2 बार हम चारों यहाँ ऐसे ही इकट्ठा हुआ करेंगे, ताकि बढ़ती उम्र के साथ हम बचपन की उन यादों को जी सकें जो हमें धरोहर के रूप में मिली हैं। मंजूर है, कहकर भावना, पवन और सौम्या खुशी से चहक उठे। मकान फिर से किराए पर उठा दिया गया। सब निश्चिंत होकर वापस लौटे। सौम्या सबसे खुश थी कि अब अम्मा की देहरी सलामत रहेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सुझाव अवश्य दें। कहानी को शेयर भी करें। धन्यवाद।